नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो। कंप्लीट देखते हो, कमेंट्स भी आप लोग करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट वीडियो में हमने बात की है किसके बारे में? प्रधानमंत्री के बारे में। स्पेशल क्लास हम ओनली जैसे प्रधानमंत्री कौन कौन बने हैं, एक स्पेशल क्लास में हम लोग उनको पढ़ लेंगे। मैंने कंप्लीट ये बात कर ली है कि मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री, इनका क्या कार्य होता है और इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं मंत्री। इन सभी पॉइंटों के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं, कोई बड़ा टॉपिक नहीं होने वाला है आज का, और बहुत मोस्ट टॉपिक होगा जिसको हम आज पढ़ेंगे। और जिसको हमें पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है भारत का महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जहाँ से सवाल बनते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या संवैधानिक प्रावधान है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कितना कार्यकाल होता है, किस तरीके से नियुक्ति की जाती है, तो इन सब के बारे में हम कंप्लीट यहाँ पर पढ़ेंगे महान्यायवादी के संबंध में। कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना यदि आपको कुछ सीखना है तो। करते हैं शुरुआत बिना कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि जब हम लोग एक बार शुरुआत कर देते हैं तो कोई भी बीच में एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं, कोई प्रमोशन नहीं करते हैं। आपको लगता हो सही और सुटेबल मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है तो आप लोग खुद ही इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे साथ क्या जुड़े, स्टूडेंट जुड़े। करते हैं शुरुआत भारत के महान्यायवादी की। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब हम बात करें, पहले आप लोग इसको समझ लो महान्यायवादी होता क्या है, फिर हम लिख लेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला प्रावधान संविधान में कहाँ पर किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 76 नंबर जो आर्टिकल है उसमें प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार का एक वकील होता है जिसे महान्यायवादी कहते हैं। यानी आर्टिकल 76 में प्रावधान किया गया है कि यह भारत सरकार का वकील होता है और सरकार के सभी मामलों का न्यायालय में प्रतिनिधित्व करने का कार्य कौन करता है, तो भारत का महान्यायवादी कार्य करने का कार्य करता है। वहाँ आर्टिकल 76 में प्रावधान किया गया है। और क्या कार्य करता है, तो जितने न्यायालय हैं भारत के राज्य क्षेत्र में, हम शक्तियों में इसकी बात करेंगे कि जितने भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित न्यायालय हैं उन सभी में सुनवाई करने का अधिकार महान्यायवादी को होता है। शक्तियों में हम इसको वहाँ पर पढ़ेंगे। और उसके बाद हम बात करें, भारत सरकार का तो वकील होता ही है, भारत सरकार के सभी मामलों का न्यायालय में प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद यहाँ से बात आती है कि महान्यायवादी कौन बन सकता है, यानी योग्यताएं क्या होनी चाहिए उसके पास, यदि किसी व्यक्ति को महान्यायवादी बनना है। तो आप लोग इसको यहाँ पर ये बात याद रखना कि योग्यता से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है, वहाँ पर जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊँगा तो वहाँ बहुत डिटेल से आपको उसको पढ़ाने वाला हूँ। बस आप लोग इसको यहाँ पर इतना सा याद रखें कि इसकी योग्यता में वह भारत के या सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है महान्यायवादी की योग्यता से संबंधित। उसके बाद आती है योग्यता के बाद इनको शपथ कौन दिलाएगा या फिर इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो हम नियुक्ति की बात करते हैं, तो ये आप लोग अच्छे से याद रखना। नियुक्ति की जब बात की जाती है तो वहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं और किसकी सिफारिश से करते हैं, ये एग्जाम में पूछता है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश से नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग इसको याद रखना।
राष्ट्रपति के द्वारा तो नियुक्ति की जाती है, पर सिफारिश किसकी होती है? वहाँ प्रधानमंत्री हो तो आंसर प्रधानमंत्री होगा, और यदि आ जाए कि मंत्री परिषद की सिफारिश पर तो वहाँ पर मंत्री परिषद आंसर होगा, क्योंकि मंत्री परिषद का ही मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और आर्टिकल नंबर 53 में क्या प्रावधान किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। और यदि हम बात करें आर्टिकल नंबर 74 की 74 की, तो वहाँ प्रावधान किया गया है कि भारत की एक मंत्री परिषद होगी और वह मंत्री परिषद राष्ट्रपति को क्या करेगी? सलाह देगी, और जो भी राष्ट्रपति कार्य करेगा किसकी सलाह से कार्य करेगा? तो मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है। महान्यायवादी की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, और उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद यहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है नियुक्ति के बाद मिलता है शपथ का प्रावधान। इसको शपथ कौन दिलाता है? तो वहाँ भी आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और इसके लिए पूछता है इसकी शपथ का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? कोई आर्टिकल में किया गया है या अनुसूची 3 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है? तो उसको अच्छे से आप लोग याद रखना। महान्यायवादी की शपथ का उल्लेख कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? इसकी ओथ या फिर शपथ की हम बात करें तो अनुसूची 3 में प्रावधान किया गया है शपथ का। चाहे CAG की आपसे पूछे और चाहे AG, इसको बोलते हैं AG, अटॉर्नी जनरल, तो इसकी जो अनुसूची है वो अनुसूची 3 में प्रावधान किया गया है इनकी शपथ का। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अब बात आती है कि इसका कार्यकाल कितना होगा, कितने वर्ष के लिए महान्यायवादी बनेगा कोई भी व्यक्ति, तो उसके संबंध में क्या प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल का प्रावधान है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहने का इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, और हटा किसकी सिफारिश कर सकते हैं? तो वहाँ पर जो इनकी नियुक्ति के संबंध में सलाह देता है वही इनके हटाने के संबंध में सलाह देंगे, और राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। इसलिए यहाँ देखने के लिए मिलता है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इनकी हटाने के संबंध में मंत्री परिषद की सलाह से क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है इनके कार्यकाल में। और उसके बाद आती है इनका वेतन कितना होगा, तो वेतन को भी आप लोग अच्छे से याद रखना। इनके वेतन की बात की जाए तो कितना वेतन होता है, तो वहाँ पर आप लोग ध्यान से इस बात को भी याद रखना। वेतन के संबंध में प्रावधान है, इनका वेतन संसद निर्धारित करती है। तो कौन निर्धारित करती है? संसद निर्धारित करती है वेतन। ये आप लोग अच्छे से याद रखना, क्योंकि वहाँ पर सेम लैंग्वेज में आंसर आता है कि इनका वेतन कितना होता है, या फिर कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, प्रधानमंत्री निर्धारित करते हैं, या फिर कोई अन्य, या फिर संसद निर्धारित करती है। तो वहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इनका वेतन संसद निर्धारित करती है। और ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना, यहाँ पर प्रावधान वेतन के संबंध में ही किया गया है कि इनको वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और वहाँ देखने के लिए मिलता है कि इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, निधि पर भारित होता है। ये प्रावधान वहां पर लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा इसको आप लोग अच्छे से समझो कि क्या है संचित निधि, और भारित का मतलब क्या है। भारित का मतलब ये होता है कि जब वेतन तो चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, इन सभी को वेतन भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है। पर यदि शब्द भारित जोड़ दिया जाए तो
इसका मतलब होता है कि ऐसा वेतन होगा जिसका प्रावधान करते समय संसद केवल और केवल उस प्रस्ताव पर बहस कर सकती है, उसके संबंध में वोटिंग नहीं कर सकती है। इनका वेतन निर्धारित करते समय उस प्रस्ताव पर केवल बहस होती है, वोटिंग नहीं होती है। जब इनका वेतन निर्धारित किया जाता है तो उस स्थिति को बोलते हैं भारित वेतन या भारित व्यय। यानी संचित निधि से दिया ही जाएगा वेतन, पर उसके संबंध में निर्धारित करते समय इनका वेतन, उस पर बहस होगी, उस प्रस्ताव पर कोई भी वोटिंग नहीं होगी, जैसे और अन्य मामलों में होती है, अन्य कानूनों के संबंध में होती है। तो ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। भारत की संचित निधि का मतलब है भारत का जो कोष है, जहाँ पर धन इकट्ठा है भारत सरकार का, उसकी चाबी राष्ट्रपति के पास होती है, तो वहाँ पर उसी को बोलते हैं भारत की संचित निधि। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद आती हैं इनकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, शक्तियों के बारे में मैं आपको लिखवाऊंगा। उसके बाद और अन्य क्या सीमाएं हैं इनके संबंध में, और ये महान्यायवादी एक ही होता है या फिर दो होते हैं, उनके संबंध में क्या प्रावधान है, उनकी हम लोग बात कर लेंगे। और उसके बाद इनको क्या क्या फैसिलिटी या फिर सुविधाएं मिलती हैं, उनकी भी हम लोग बात कर लेंगे। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने आपको नॉर्मल समझाने की बात की है। अब हम इनको लिखने की शुरुआत करते हैं, क्या क्या प्रावधान है। सीक्वेंस वाइज में आपके लिए लिखता हूँ, जो मैंने समझाया है समझ में आपको आ गया होगा। स्क्रीनशॉट इसका आप लोग मत लो। अब नेक्स्ट जो हम लिखेंगे उसका आप लोग ले लेना स्क्रीनशॉट। कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं, जब पढ़ने की शुरुआत कर देते हैं तो आपको लगता हो तो आप लोग इसको क्या किया करें, शेयर किया करें। देखो अब हम बात करते हैं यहाँ किस में प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 76 76 में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 76 76 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। यह भारत सरकार का वकील होता है, जो सरकार को कानूनी मामलों पर भी सलाह देता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। भारत सरकार का वकील होता है जो सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है, और भारत सरकार का न्यायालय में प्रतिनिधित्व करता है। न्यायालय में प्रतिनिधित्व करता है। ये भी आप लोग अच्छे से और ढंग से याद रखना। तो यहाँ भारत सरकार का वकील और सलाह देता है कानूनी मामलों पर, और भारत सरकार का न्यायालयों में प्रतिनिधित्व करता है। अब हम बात करें इसकी योग्यता क्या होगी। योग्यता के संबंध में हम बात करें, कौन बनेगा महान्यायवादी। कहते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति, तो यहाँ पर है कौन बनेगा महान्यायवादी। तो उसकी योग्यता भी आप लोग यहाँ पर अच्छे से याद रखना। तो योग्यता की हम बात करें तो योग्यता है वह उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब इस बात को हम वहां पर समझेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या होती है। बस यहाँ पर आप लोग इस बात को याद रख लो कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता उसके पास
होनी चाहिए। यदि पूछता है योग्यता महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब बात आती है इसकी शपथ, तो कहां पर इसकी नियुक्ति की बात करें तो कौन करते हैं नियुक्ति, नियुक्ति तो वहां आंसर होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। और बात की जाए कार्यकाल की या शपथ की, हम बात करें शपथ, तो इनकी शपथ का उल्लेख इसकी शपथ, ऐसे लिखो इनकी, इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। और कौन दिलाते हैं शपथ, तो भी आप लोग आंसर याद रखना, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं इनको। पूछता है महान्यायवादी शपथ का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो अनुसूची में किया गया है। और अनुसूची कहाँ पर, 3 नंबर अनुसूची में। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम बात करें कार्यकाल की, इनका कार्यकाल कितना होता है, कितने समय तक यह अपने पद पर रह सकते हैं। कार्यकाल, तो वहां पर आप लोग इसको अच्छे से याद रखना, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, पद पर रहते हैं। यानी जब चाहे राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, पर अपने मन से नहीं। वहां पर सलाह किसकी या कौन सलाह देगा, किसकी सहमति पर, मंत्रिपरिषद की। और वहां पर मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर इनको राष्ट्रपति हटा भी सकते हैं। तो इस कारण से इनके लिए बोलते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। कौन, महान्यायवादी। कार्यकाल के संबंध में बात की जाए तो ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और वेतन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वेतन कितना होगा तो उसको भी आप लोग याद रखना। इनका वेतन संसद निर्धारित करती है, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। इनका वेतन संसद निर्धारित करती है। और इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, संचित निधि पर भारित होता है। ये भी आप लोग ध्यान से याद रख लेना। अब आप लोग लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं इनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, जैसे कहाँ जा सकते हैं और कहाँ पर नहीं जा सकते, इनकी पावर्स क्या क्या हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं। और तो वहाँ पर आप लोग, ये तो नॉर्मल कार्य है ही, वकील है भारत सरकार का, बिल्कुल अच्छी बात है। और क्या क्या पावर्स हैं इनकी, उनकी हम लोग बात करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इनका। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट।
करते हैं किसके, इनकी पावर्स क्या क्या होती हैं महान्यायवादी की। महान्यायवादी की शक्तियां, क्या क्या पावर्स होती हैं, ध्यान से आप लोग इसको समझना। पहली आर्टिकल नंबर 76 के थर्ड में प्रावधान किया गया है कि जितने भी न्यायालय होंगे भारत के राज्य क्षेत्र में, उन सभी में सुनवाई का अधिकार किसको होता है, महान्यायवादी को प्राप्त होता है। तो वहाँ पर इसको लिखते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित, भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, सुनवाई का अधिकार होता है। ये अच्छे से आप लोग याद रखना। और इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 76 का थर्ड, आर्टिकल 76 का थर्ड में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है किसको, महान्यायवादी को। अब हम और किसकी बात करें, संसद के संबंध में इनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो इनकी शक्ति होती है संसद के संबंध में लोकसभा प्लस राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, परंतु वह मतदान नहीं कर सकते हैं। ये प्रावधान आर्टिकल 88 में देखने के लिए मिलता है। दूसरा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं और लोकसभा की और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, और उसमें उसके संबंध में इन्हें बोलने का अधिकार होता है जिसके लिए इनको, जिस कमेटी में इनको सदस्य बनाया गया हो। तो वहाँ पर पहली कंडीशन क्या है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं परंतु मतदान नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन है संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा की, और संसद की समितियों में उनको बोलने का अधिकार होता है जिनमें वह सदस्य हैं, तो उसके संबंध में इनको बोलने का भी अधिकार होता है। ये प्रावधान संसद से संबंधित देखने के लिए मिलता है। उनकी हम बात करते हैं लिखने की। आर्टिकल 88 में प्रावधान है संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों की कार्यवाही में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, परंतु इनको मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ये प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकते हैं, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। और दूसरा प्रावधान यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, दूसरा प्रावधान देखने के लिए मिलता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में
ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। और संसद की बनी समितियों में संसद की बनी समितियों में जिसमें वह सदस्य होते हैं, जिसमें महान्यायवादी सदस्य होता है, तो उनके संबंध में इन्हें बोलने का अधिकार प्राप्त होता है। और उन कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होता है। ये अच्छे से आप लोग इस बात को याद रखना कि जिसके सदस्य हैं संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ले सकते हैं। आर्टिकल नंबर 108 पढ़ेंगे जब हम संसद की बैठक पढ़ेंगे, वहाँ पर मैं आपको बात कर लूँगा संयुक्त बैठक का प्रावधान क्या है। तो वहाँ पर इनको भाग लेने का अधिकार होता है, और जिसके वह सदस्य हैं, जिस समिति के सदस्य हैं, उस समिति में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्लस बोलने का अधिकार इनको प्राप्त होता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अब हम बात करते हैं इनको क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उसका प्रावधान यहाँ पर कहाँ देखने के लिए मिलता है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं इनके सुविधाओं की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 105 का सेक्शन 4 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इनको कार्यकाल के दौरान वे सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं, वे सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो एक नियमित संसद के सदस्य को प्राप्त होती हैं, जो एक नियमित संसद के सदस्य को प्राप्त होती हैं। बहुत ढंग से और अच्छे से आप लोग इसको याद रखना कि इनको वे सभी पावर्स मिलेंगी जो एक संसद के सदस्य को प्राप्त होती हैं। आर्टिकल 105 का 4 में प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करें क्या क्या सुविधाएं इनको मिलती हैं। वो नॉर्मल जैसे भत्ते मिलेंगे, वेतन मिलेगा, उसके बाद सुविधाएं और जो पेंशन और उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं, यानी सभी की सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो एक संसद के सदस्य को मिलती हैं। वो सभी सुविधाएं किसको प्राप्त होती हैं, महान्यायवादी को प्राप्त होती हैं। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम बात करते हैं इनके संबंध में, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएं क्या होती हैं, ये क्या नहीं कर सकते हैं, उनके संबंध में भी आप लोग ध्यान रखना। इनकी सीमाओं की भी बात की गई है, इनकी सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं इनके लिए, तो वहाँ पर आप लोग याद रखना। सीमाओं की हम बात करें, सीमाएं की, तो यह
भारत सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ये सुविधाएं और सीमाएं यहाँ देखने के लिए मिलती है कि यह भारत सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। और इनको यदि प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है तो ये कर सकते हैं, पर वहाँ पर किसकी सलाह लेनी होगी? प्रधानमंत्री की सलाह से यह ऐसा कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, परंतु किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना यहाँ पर। तो यहाँ सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। और यदि हम बात करें प्राइवेट प्रैक्टिस की, तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और किसकी सलाह इनको लेनी होगी? यह है, या अनुमति किससे लेनी होगी? यह सरकार से अनुमति लेकर ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर अनुमति किसकी लेनी होगी? इनको पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। और सरकार का मुखिया ही कौन है? प्रधानमंत्री होता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। और आपराधिक मामलों की क्या कर सकते हैं? आपराधिक मामलों की पैरवी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो वहां पर ये भी आप लोग याद रखना। आपराधिक मामलों की, क्रिमिनल मामलों की भी पैरवी कर सकते हैं, और उससे पहले इनको किसकी सलाह लेनी होगी, किसकी अनुमति लेनी होगी? तो वहाँ पर सरकार की अनुमति से अन्य जो केस होते हैं, जिसको प्राइवेट प्रैक्टिस हम बोलते हैं, अन्य आपराधिक मामलों की भी पैरवी ये कर सकते हैं, और वहाँ पर सरकार की अनुमति इनको लेनी होगी ही होगी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अब भारत के संबंध में बात करें या फिर अन्य देश की हम बात करें, तो इंग्लैंड की हम बात यहाँ पर करें तो वहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि इंग्लैंड में, जैसे भारत में अलग महान्यायवादी का पद होता है, तो इंग्लैंड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इंग्लैंड में ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है, जो भी विधि मंत्री होता है वही महान्यायवादी के रूप में कार्य करता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। इंग्लैंड जैसे देशों में महान्यायवादी का जो पद है वो विधि मंत्री ही संभालता है, विधि मंत्री ही होता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। और भारत की बात करें तो वहाँ अलग व्यक्ति क्या होता है, महान्यायवादी के पद पर रहता है। ये आप लोग याद इसको रख सकते हैं। तो ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे इसको। यदि मैं बात करूं इंग्लैंड में महान्यायवादी के पद पर कानून मंत्री ही रहता है। ये भी हम लोग अच्छे से यहाँ पर याद रख सकते हैं, कभी पूछ लिया जाए तो समझ गए होंगे आप लोग क्या क्या सीमाएं हैं, कहाँ पर क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और इनके सहायता के लिए ही दो अन्य सॉलिसिटर जनरल लगाए जाते हैं, वो ये भी आप लोग याद रख लेना। इनकी सहायता के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल लगाए जाते हैं दो। तो किसकी सहायता के लिए? महान्यायवादी की सहायता के लिए। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। ये प्रावधान था, कैसे कार्यकाल होता है, कितना क्या प्रावधान है, क्या सीमाएं हैं, क्या शक्ति होती है, उन सब के बारे में हमने कंप्लीट यहाँ पर बात कर ली है। कोई बड़ा टॉपिक नहीं था ये। अब हम बात कर लेते हैं किसके संबंध में। सबसे पहले कौन है महान्यायवादी
और अब वर्तमान में कौन है महान्यायवादी, उनकी हम बात कर लेंगे। यहीं से सवाल बनते हैं, तो आप लोग इनको समझ जाओगे आराम से। तो अब हम बात करते हैं पहले कौन थे। सबसे पहले कि हम बात करें महान्यायवादी सबसे पहले कौन थे, उनका नाम यहाँ पर लिख लेंगे हम बस। सबसे पहले भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, भारत के प्रथम महान्यायवादी, तो उनका भी आप लोग याद रख लेना, MC सीतलवाड़। ये आप लोग याद यहाँ पर रख सकते हैं। क्या नाम है, MC सीतलवाड़। और एग्जाम में कार्यकाल पूछेगा नहीं कि कार्यकाल कितना था, तो वहाँ पर कार्यकाल लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं 1950 से 1963 तक ये पद पर रहे थे MC सीतलवाड़। अब हम बात करें भारत के संबंध में, वर्तमान में कौन है भारत के वर्तमान महान्यायवादी, तो कौन है, सभी को पता होगा आप लोगों को। सोचना नहीं पता तो क्या है, लिखता हूं मैं यहां पर, के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल कौन है, 2017 में बनाए गए थे, और अब जब तक भी इनका कार्यकाल होगा तो ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। कैसे सवाल बनते हैं वहाँ पूछ लेगा, आर्टिकल 76 या महान्यायवादी का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, आपका आंसर होगा 76 में। आसानी से जवाब आप लोग दे सकते हैं। कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद वेतन संचित निधि पर भारित होता है, संसद निर्धारित करती है, ये प्रावधान वहाँ पर आपसे पूछ लेगा। शक्तियों की मैं बात करूँ तो भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसको होता है, तो महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार होता है। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, और मतदान नहीं कर सकते हैं। कार्यवाही में बोल सकते हैं, जिसमें उस समिति के संबंध में बोल सकते हैं जिनके संबंध में उनको सदस्य बनाया गया हो। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद हम बात करें इनकी क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, जो एक नियमित संसद के सदस्य को सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वो सभी सुविधाएं इनको प्राप्त होती हैं। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। सीमाओं की बात करें तो सीमाएं क्या हैं, सीमाओं की बात करें तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसकी अनुमति से, सरकार की अनुमति लेकर। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना, ठीक है ना, सीमाएं। और भारत सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, पैरवी कर सकते हैं सरकार से अनुमति लेकर। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। भारत के संबंध में बात की जाए तो अलग महान्यायवादी का प्रावधान है, जबकि इंग्लैंड की बात की जाए तो पूछ ले तो वहाँ पर महान्यायवादी का कार्य विधि मंत्री ही करता है, कानून मंत्री ही करता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद हम बात करें भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, तो वहाँ आपका आंसर होगा MC सीतलवाड़ हैं, 1950 से 1963 तक। वर्तमान की बात की जाए तो महान्यायवादी कौन है वर्तमान में, के वेणुगोपाल साहब हैं वर्तमान महान्यायवादी। कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और शेयर तो आप लोग इसको कर दिया करो, और करते भी आप लोग शेयर इसको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका।